आज की क्लास में हम बिहार स्पेशल के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें बिहार के सभी बातें को हम ध्यान में रखते हुए इस बात को जानकारी का हम विश्लेषण करेंगे कि बिहार के इतिहास हो, आर्थिक, राजनीतिक और बिहार की जो इंटरनेशनल सीमा है, किस राज्य से सीमा साझा करती है, बिहार के जिला के बारे में, बिहार के जो पुरानी इतिहास है उस सब के बारे में जानकारी लेंगे। जो बीपीएससी 72वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, बीपीएससी में बिहार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल की आज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बिहार का क्या हुआ, परिचय हुआ। बिहार के पहला में क्या है, हमारा पहला टॉपिक है कि बिहार की परिचय। कह रहा कि 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहार के अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था। बिहार का अर्थ क्या होता है, देखिए विहार, विहार होता था विहार, इसमें ब नहीं होता था। विहार का अर्थ होता था जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे, उस स्थान को विहार कहा जाता था। और यहाँ पर अधिक इस क्षेत्र में थी, इसी की वजह से यहाँ पर इस नाम को बिहार का नाम होते होते बिहार पड़ गया, जो वर्तमान नाम बिहार है। बिहार के उत्तर पूर्व, ये बिहार है जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह क्षेत्रफल बिहार की कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार का क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, यानी कि जो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये कुल भारत के 2.86% है, जो बिहार का हिस्से पड़ता है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार है जो 12वां स्थान रखता है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा, बिहार है। आइए नेक्स्ट देखिए बिहार का गठन के बारे में। बिहार के गठन है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का जो बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो ये घोषणा हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया था। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत, उस समय उड़ीसा सहित इसका गठन किया गया था। जो बिहार प्रांत है 1 अप्रैल 1912 में जो बिहार प्रांत का गठन किया गया था, उसमें वर्तमान उड़ीसा, झारखंड ये सब सहित था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया गया। देखिए अब उड़ीसा बिहार से कब अलग हो गया था, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा है अलग हो गया था। और सन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड एक नया राज्य अस्तित्व में आया था, यानी कि बिहार का डिवीजन है। देखिए एक बार बंगाल से हुआ है, कब, 1912 में हुआ है। फिर एक बार उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था 1936 में। फिर एक बार झारखंड बिहार से अलग हुआ है, कब, 2000 को। इस प्रकार से बिहार का डिवीजन होते हुए वर्तमान स्वरूप है जो 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद से जो बिहार का मैप देखते हैं वो 15 नवंबर 2000 के बाद के ये बिहार है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय क्या है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या के अनुसार तीसरी बड़ा राज्य है। जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना देखिएगा, उसके अनुसार बिहार है जो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला स्थान पर कौन आता है, तो पहला स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, पहला आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा आता है जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र, और तीसरा है बिहार है। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर देखिएगा तो कितनी है, 345, यानी कि बिहार को ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी उत्तर से दक्षिण देखिएगा तो 345 है। और पूरब से पश्चिम जाइएगा तो ये कितना है, ये है 483 किलोमीटर है। इसका मतलब है पूरब से पश्चिम ज्यादा है 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितनी है, कम है, 345 किलोमीटर है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है जो बिहार में निवास करते हैं। बिहार में तो भारत के टोटल जनसंख्या का 8.60% है जो बिहार में निवास करते हैं। राज्य की आकृति पूछा जाएगा, मैप कैसा है बिहार का, तो लगभग लगभग देखिएगा तो ये कैसा है, आयताकार है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर है बिहार की विधायिका। विधायिका में क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है। देखिए द्विसदनीय विधानमंडल का क्या अर्थ होती है, एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है वहां पर एक विधानसभा होगा, एक विधान परिषद होगा। तो बिहार क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है। बिहार में विधानसभा भी है और विधानमंडल भी है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 243 है। विधानसभा में कितनी टोटल सीट है, 243 है। विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 75 है। लोकसभा की सीटों की संख्या बिहार में कितनी है, तो 40 है लोकसभा सीटों की संख्या। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 हो जाएगी। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट की संख्या कितनी है,
देखिए विधानसभा की टोटल संख्या 243 और 243 में 40 सीट है, क्या है, ये रिजर्व है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 38 है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट है जो रिजर्व रखा गया है, किसमें, विधानसभा में रखा गया है। और विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। आप याद रखेंगे, विधानसभा में रिजर्वेशन होता है, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। वहीं लोकसभा में 40 सीट है, उसमें 6 सीट है जो रिजर्व रखा गया है, 6 सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए, 6 सीट रिजर्व रखा गया है। फिर राज्यसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं होता है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार के राजकीय प्रतीक, यानी कि बिहार के जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर है राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष क्या है, राजकीय चिन्ह है। प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी होना चाहिए, हिंदू नहीं होना चाहिए, हिंदी भाषा है, क्या है, प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी है जो प्रथम राजकीय भाषा है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है द्वितीय राजकीय भाषा है। राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है, ये गेंदा है। राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु है जो बैल है। राजकीय मछली क्या है, ये मांगुर है, राजकीय मछली है। इस प्रकार से राजकीय प्रतीक है जो ये बिहार का था। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्राचीन के पुरातत्व स्रोत, प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत है, इसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे मुंगेर, चिरांद कहाँ पड़ता है, ये सारण में पड़ता है। चेचर कहाँ है, वैशाली में है। सोनपुर से ताम्रप्रस्त तथा मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये किस युग के बारे में बताया जा रहा था, ये नवपाषाण युग काल के बारे में बताया जा रहा है। जो मुंगेर, चिरांद, चेचर, सोनपुर से ताम्रप्रस्त तथा मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा स्थानों से प्राप्त हुई है। बराबर की गुफा राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा, विक्रमशिला से प्राप्त हुई है। खुदाई से प्राप्त सिक्के तथा मनके भी बिहार के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से पुरातात्विक जो स्रोत है बिहार से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य की सीमा किसके साथ साझा करती है, उत्तर में हो जाएगा नेपाल देश के साथ 7 जिला है जो सीमा साझा करती है। दक्षिण में झारखंड राज्य से 8 जिला है जो सीमा साझा करती है। पूर्व में पश्चिम बंगाल से 3 जिला है जो सीमा साझा करती हैं। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से 8 जिले हैं जो सीमा साझा बिहार का किया होता है। मतलब इस प्रकार से बिहार का जो चौहद्दी है इस प्रकार से था। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य का प्रशासन विभाजन क्या है, प्रमंडल कितना है, तो 9 प्रमंडल बिहार में है। जिला की संख्या क्या है, तो जिला की संख्या 38 है। और 38वां जिला कौन सा है, यानी कि सबसे नवीनतम जिला कौन सा हो जाएगा, तो अरवल हो जाएगा। पंचायत कितनी है, तो 8067 है जो पंचायत है वर्तमान में। नगर निगम कितना है, तो 19 है। 19वां नगर निगम कौन सा है, तो ये सहरसा नगर निगम है जो सबसे लेटेस्ट नगर निगम है। नगर परिषद कितना है, तो 88 नगर परिषद है। नगर पंचायत कितना है, तो 154 नगर पंचायत हो जाएगा। पूछेगा आपसे कि अनुमंडल कितना है, तो 101 अनुमंडल हो जाएगा। पूछेगा कि ब्लॉक कितना है, तो 534 ब्लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार प्राचीन के साहित्यिक स्रोत, बिहार के बारे में जो साहित्यिक स्रोत है प्राचीन में कौन सा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। मेघास्तीज का इंडिका है। इंडिका में भी पाटलिपुत्रा के प्रशासन की जानकारी मिलता है। और ये इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मेघास्तीज के द्वारा लिखा गया था। रामायण महाभारत पुराण में भी बिहार का उल्लेख मिलता है। बौद्धिक रचनाएं अंगुतर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक इस समय बिहार की जानकारी मिलती है। फाहियान, ईसिंग आदि विवरण यात्रा का जो विवरण है, फाहियान था, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ईसिंग भी आया था। ये सब क्या है, बिहार में भ्रमण किया है और बिहार की उस समय की व्यवस्था के बारे में बताया है, अपने स्रोत में बताया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेपाल से सीमा साझा करने वाली बिहार के जिले, बिहार के जो जिला नेपाल से सीमा साझा करती है वो कितना जिला है, 7 जिला है। वो नेपाल से 7 जिला है जो सीमा साझा करती है। चलिए हम पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहे हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ। सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम चंपारण। फिर कौन सा हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। फिर हो जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये सब क्या है, ये सातों जिला है जो पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हुए नेपाल से सीमा साझा करती है। कौन कौन सा है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इस प्रकार से ये 7 जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, बिहार का प्राचीन इतिहास महाजनपद काल के बारे में बताया जा रहा है। महाजनपद काल के बारे में 16 महाजनपद में से
तीन महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में हुआ था। ये तीन महाजनपद कौन कौन सा था? ये थे वज्जी। वज्जी कहाँ था? तो उत्तर बिहार में, जो उत्तर बिहारी वैशाली है उस क्षेत्र में वज्जी का पूरा महाजनपद का विकास हुआ था। मगध महाजनपद, ये पटना वाले क्षेत्र में मगध महाजनपद का विकास हुआ था। और अंग महाजनपद ये कहाँ हुआ था? ये भागलपुर वाले क्षेत्र में अंग महाजनपद का विकास हुआ था। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से महाजनपद की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय और किसका है? ये बौद्ध धर्म का ये पुस्तक है, और भगवती सूत्र है ये जैन धर्म की पुस्तक है। यहाँ से महाजनपद की जानकारी हमें मिलती है, जो बिहार के प्राचीन महाजनपद काल के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है बिहार का प्राचीन इतिहास, वज्जी महाजनपद के बारे में। वज्जी के बारे में आप सबसे पहले पढ़ना है। वज्जी क्या है? ये 8 राज्यों का संघ था। जो वज्जी जो महाजनपद था, ये उत्तर बिहार में, जो आप वैशाली का वर्तमान क्षेत्र देख रहे हैं, वैशाली मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र, इसमें क्या हुआ था? वज्जी महाजनपद का विकास हुआ था। और ये 8 राज्यों का संघ था, जिसे वज्जी संघ कहा जाता था। इसमें सबसे प्रसिद्ध जनपद कौन सी थी? लिच्छवी थी। लिच्छवी सबसे क्या थी? महत्वपूर्ण थी। सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद थी क्या थी? लिच्छवी थी। और लिच्छवी में आप जानते हैं कि लिच्छवी पहला ऐसा राज्य व्यवस्था यहाँ की थी, वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लिच्छवी में हमें पहली बार गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलता है। वज्जी संघ को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। अब ये महाजनपद किसके बारे में? मगध महाजनपद के बारे में। सभी महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था कौन सा? मगध महाजनपद है जो सबसे शक्तिशाली था। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। यह 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। क्या था? यह 5 पहाड़ी से ये घिरा हुआ था। कौन? ये राजगीर, जो राजगिरी था वो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। इसके वजह से जो इस सबसे सुरक्षित राजधानी था, यहाँ पर कोई अटैक जल्दी नहीं कर सकता था, जिसके वजह से क्या है? राजगीर सबसे सुरक्षित शहर, सबसे सुरक्षित राजधानी था। ये किसका राजधानी था? उस समय मगध की राजधानी थी। इसका विस्तार पटना से लेकर गया के क्षेत्र पर था। इसका वर्णन सर्वप्रथम अर्थवेद में मिलता है। किसके बारे में? तो मगध महाजनपद की जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो अर्थवेद के बारे में, अर्थवेद में मिलता है। अब किस बारे में जानना है? तो अंग महाजनपद के बारे में। अंग महाजनपद इसका विस्तार कहाँ हुआ था? भागलपुर तथा मुंगेर जिला में इसका विस्तार था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक वृद्धत्र को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। बिंबिसार किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। इसमें जो अंतिम शासक था अंग के, वृद्धत था, उसको हरा करके जो अंग महाजनपद है उसको मगध महाजनपद में इसे मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सब एकीकरण हो जाता है। चलिए, अब इनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार, बिहार की जनसंख्या किसके अनुसार? 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452, यानी कि 10.41 करोड़ लोग हैं जो बिहार में निवास करती हैं। जो टोटल देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 8.60% है, क्योंकि टोटल भारत का 8.5% लगभग बिहार में जनसंख्या जो निवास करती है, जो कितना है? 10,40,99,452 व्यक्ति है जो बिहार में निवास करती हैं। उसमें पुरुष की संख्या कितनी है? पुरुष की संख्या है 4,42,78,157। 4,42,78,157 व्यक्ति है जो पुरुष है। महिला की संख्या कितनी है? 4,98,21,295 है जो महिला है। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है जो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति है जो बिहार में निवास करती हैं, जो भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। क्योंकि भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 382 था, जबकि बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है। वही लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात हो जाएगा 918 हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 लिंगानुपात है। लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिला है। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट हमारे बिहार की साक्षरता दर। ये सब इस समय का डाटा हो जाएगा। ये सब डेटा है 2011 का जो जनगणना हुआ था उसी के आधार पर ये डेटा को कलेक्ट किया गया है। तो साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 61.80% है, यानी कि बिहार की जो औसत साक्षरता है कितना है? वो 61.80% है जो बिहार की औसत साक्षरता है। इसमें पुरुष की साक्षरता कितनी है? इसमें 71.2% यानी कि 71.2% है जो पुरुष की साक्षरता दर है। महिला की साक्षरता दर कितनी है? 51.5% है जो महिला की साक्षरता दर है। ये संभवतः 67 बीपीएससी में पूछा गया था। महिला की साक्षरता दर 51.5% है। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण साक्षरता दर है 59.78%। जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो 59.78% है जो ग्रामीण साक्षरता है। वहीं शहरी साक्षरता कितनी है? ये है 76.86, यानी कि 76% लगभग है जो शहरी साक्षरता बिहार में है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
बिहार जनसंख्या आंकड़ा, जनसंख्या के आंकड़ा किस प्रकार है, ये 2011 के ही डेटा है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी निवास करती है, लगभग 88.71% ग्रामीण जनसंख्या है जो बिहार में निवास करती हैं। वहीं शहर में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2011 का जनगणना के अनुसार 11.29%, यानी कि 2011 में जो डेटा आया था उसके अनुसार 11% जो जनसंख्या है शहर में निवास करती है और 88% लगभग जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, पटना के जो जनसंख्या उस समय थे 58,38,465। दूसरा स्थान पर थे पूर्वी चंपारण का है 50,99,931। और मुजफ्फरपुर की जो जनसंख्या है वो है 48,10,1,062 जनसंख्या जो मुजफ्फरपुर का था। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा है। शेखपुरा की जो जनसंख्या है 6,36,342 है। 6,36,342 जो जनसंख्या कहाँ की है, यह शेखपुरा की है। शिवहर की जनसंख्या है जो 6,56,246 है। वहीं अरवल की जनसंख्या है जो 7,08,43 है जो अरवल की जनसंख्या है। सर्वाधिक जनघनत्व जनसंख्या वाले 3 जिले, कौन से हैं, ये शिवहर है 1880। यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ की है, शिवहर की है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति है जो निवास करते हैं कहाँ, शिवहर में। वहीं दूसरा स्थान पर आ जाता है पटना में 823 जनसंख्या घनत्व है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 823 व्यक्ति पटना में निवास करते हैं। तीसरा स्थान पर आता है दरभंगा की जो जनसंख्या घनत्व है वो 1728 है। वही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व संख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, सबसे न्यूनतम कहाँ की है, कैमूर की है। यहाँ पर मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में 488 लोग निवास करते हैं, क्योंकि कैमूर क्या है, ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर निवास करना थोड़ा क्या होती है, कठिन होती है, जिसके वजह से यहाँ की जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है। जमुई है दूसरे स्थान पर 568 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और तीसरे स्थान पर बांका है, यहाँ पर 674 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या की आंकड़ा था। अगला है बिहार की साक्षरता जो प्रमुख जिला है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा रोहतास हो जाएगा। सर्वाधिक कहाँ के, किस जिला के पुरुष है जो पढ़े लिखे हैं, कहाँ की है, रोहतास की हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, ये पूर्णिया हो जाएगा। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रोहतास। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सहरसा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सहरसा। सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिले, इसमें पहला स्थान पर आ जाएगा रोहतास की जो साक्षरता है 73% है। दूसरे स्थान पर आता है पटना, लगभग 70% है। तीसरे स्थान पर आता है भोजपुर, ये भी 70% है। न्यूनतम साक्षरता वाला 3 जिला कौन सा है, सबसे कम साक्षर कौन सा है, ये हो जाएगा पूर्णिया 51%। उसके बाद दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी 52%, कटिहार 52.24% हो जाएंगे। इस प्रकार से न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिला है। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, तो पूर्णिया की है, सीतामढ़ी, कटिहार। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है, रोहतास, पटना, भोजपुर। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य से संबंधित प्रमुख तथ्य। बिहार भारत में जूट उत्पादन का स्थान में तीसरा स्थान रखता है। पाइराइट्स खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। पाइराइट्स का उत्पादन कहाँ होता है, तो अमझौर में होता है। रोहतास में ये क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर पाइराइट की खनन है जो अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसमें बिहार का एकाधिकार है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी, बिल्कुल बात सही है। बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या क्या है, चावल, गेहूं, मक्का है जो बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो इस प्रकार से ये बिहार के प्रमुख तथ्य थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार का भौतिक विभाजन किस प्रकार से है, तो बिहार में पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, तराई क्षेत्र है। पर्वतीय और तराई क्षेत्र है, ये कहाँ में देखने को मिलता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है सोमेश्वर श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी किसका विस्तार है, तो जानते हैं कि शिवालिक जो हिमालय है उसी का विस्तार जो पश्चिम चंपारण में है उसी को हम लोग जो सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी कि सोमेश्वर श्रेणी कोई और पहाड़ी नहीं है बल्कि ये शिवालिक का ही विस्तार है जो बिहार में पश्चिम चंपारण में है, जिसे सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और सोमेश्वर श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है जो सोमेश्वर किला है, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर है। ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, सोमेश्वर किला के नाम से जाना जाता है। ये सोमेश्वर श्रेणी के ही भीतर है। दूसरा कार्य रामनगर दून, ये सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है रामनगर दून, और रामनगर दून के दक्षिण में क्या हो जाएंगे, दून घाटी स्थित हो जाएंगे। वहीं मैदान में क्या हो जाएंगे, जो उत्तरी गंगा का मैदान है और दक्षिणी गंगा का मैदान है, ये क्या है, बिहार में ये स्थित है। पठार में क्या हो जाएंगे, धारवार चट्टान है और विंध्य चट्टान है, क्या हो जाएंगे, बिहार में स्थित हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार का पर्वतीय और तराई क्षेत्र। कुल क्षेत्रफल लगभग
कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल का लगभग 932 किलोमीटर, इसका मुख्य विस्तार पश्चिम चंपारण में है। किसका? ये सोमेश्वर श्रेणी के बारे में आपसे बताया जा रहा है। सोमेश्वर श्रेणी या नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 220 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच, इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये बिहार का पर्वतीय और तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र क्या होती है? जो नेपाल से जो सीमा साझा कर रही है, उस जिला में जो तराई मिट्टी का मैदान है, उसी को तराई क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र होती है जो काफी उपजाऊ होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार का मैदानी क्षेत्र। बिहार का मैदानी क्षेत्र क्या है? बिहार में कुल भूभाग का 96% भाग क्या है? मैदान है। यानी कि बिहार है जो टोटल क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है, जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से हुआ है। बिहार के जो मैदान है उसका निर्माण क्या है? गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से हुआ है। उत्तरी गंगा का मैदान में कौन कौन सा क्षेत्र है? घाघर गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोशी महानंदा दोआब है, ये उत्तरी गंगा का मैदान है। वहीं दक्षिणी गंगा का मैदान में क्या है? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान है, इसका विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार का पठार। बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करती हैं। धारवाड़ चट्टान है, इसमें मुंगेर, जमुई, नवादा जिले में क्या है? धारवाड़ चट्टान का विकास हुआ है। धारवाड़ चट्टान है, इसका विकास हुआ है मुंगेर, जमुई, नवादा में धारवाड़ चट्टान का विकास हुआ है। विंध्य चट्टान का विकास कहाँ है? कैमूर और रोहतास जिला में विंध्य चट्टान का विकास हुआ है। चलिए, बिहार की जलवायु क्या है? बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जैसे कि बिहार की जलवायु क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है जो कर्क रेखा से ऊपर, क्योंकि दोनों क्षेत्र में कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच के क्षेत्र होती है उसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री के बीच के जो क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक के जो बीच के क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? दोनों गोलार्ध में उसे उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो बिहार क्या है? ये कर्क रेखा, बिहार है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि 23.5 डिग्री के उत्तर में है। यानी कि बिहार का पूरा क्षेत्र है जो उपोष्ण कटिबंधीय है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का यहाँ विकास होता है। बिहार के जलवायु को निम्न कारण से प्रभावित करते हैं: आकांक्षीय स्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच यानी कि ऊंचाई जो होती है, उच्चावच उसी को कहा जाता है, ऊंच नीच वाले क्षेत्र होते हैं उसको उच्चावच कहा जाता है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, मानसून का प्रभाव है, ये बिहार की जो जलवायु है उसको प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसके बारे में, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा है जो 104 से लेकर के 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी का प्रधान है। खादर मिट्टी का प्रधान का मतलब होता है, देखिए, जहाँ खादर मिट्टी का मतलब होता है कि जहाँ पर बाढ़ का पानी हर साल आता है और वहाँ पर मिट्टी क्या है? नवीनतम मिट्टी आती है, बाढ़ के द्वारा लाई जाती है और वहाँ पर बिछा दी जाती है। वो क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। यहाँ प्रमुख फसल कौन सी है? गन्ना, गेहूं, मक्का, ये सब यहाँ पर प्रमुख फसल है। वहीं उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा है जो 120 से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है धान, चाय, मक्का आदि है यहाँ का जो प्रमुख फसल है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र है, औसत वर्षा 95 से लेकर के 110 सेंटीमीटर है और यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। बांगर मिट्टी का अर्थ होता है जहाँ बाढ़ की पानी नहीं पहुंचती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। यहाँ प्रमुख फसल क्या होती है? गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि का उत्पादन किया जाता है। ये दक्षिण क्षेत्र की बिहार की जलवायु क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार का अपवाह तंत्र का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम, जो नदी की किस प्रकार से है। बिहार की नदी को 2 वर्ग में विभाजित किया जाता है: हिमालय नदी और पठारिया नदी। हिमालय नदी का मतलब है जो हिमालय से निकलती है और पठारिया नदी है जो दक्षिण बिहार की जो नदियां है उसे पठारिया नदी कहती हैं, क्योंकि उसका उद्गम पठारी क्षेत्र से होता है। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। हिमालय नदी पूर्ववर्ती नदियां होती हैं जबकि पठारिया नदियां क्या है? अनुवर्ती नदियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, गंगा सबसे प्रमुख नदी है, कमला है, घाघरा है, गंडक है, बागमती है, कोशी है, महानंदा, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, ये क्या है? बिहार की प्रमुख नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। पटना है, किस नदी किनारे है? तो गंगा किनारे बसा हुआ है। मोकामा है, क्या है? गंगा किनारे है। सोनपुर क्या है? किस नदी किनारे? गंडक नदी हो जाएगी। मुजफ्फरपुर हो जाएगा बूढ़ी गंडक के किनारे। मुंगेर गंगा नदी के किनारे। बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी किनारे हो जाएगा। हाजीपुर गंडक नदी किनारे है। गया है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित शहर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 28 नंबर
जो टॉपिक है बिहार की नदी घाटिया परियोजना कौन कौन सी है। बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना है, गंडक नदी बहुउद्देशीय परियोजना है और कोसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। तो जैसे बहुउद्देशीय परियोजना होता है, इसका उद्देश्य रहता है बहुउद्देशीय, बहुत इसका उद्देश्य रहता है। जैसे बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा का उत्पादन करना, ये सभी लक्ष्य होता है। इसी को कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार के 3 नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी पर निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर बारे में। अब सोन पर बताया जा रहा है कि कौन सी नदी घाटी, सोन नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में रोहतास में किया गया है। किस पर, सोन नदी पर 1874 ईस्वी में रोहतास में किया गया है। यह बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। बिहार की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी बाबू सोन नदी परियोजना हो जाएगी। और ये बिहार की प्रथम है। कब बनाया गया था, ये 1874 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, तो रोहतास में बनाया गया था। सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली ली गई थी। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर का निर्माण किया गया था। सोन नहर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र है जिसकी क्षमता है 6.6 मेगावाट एवं बारून जल विद्युत केंद्र है जिसकी क्षमता है 3.3 मेगावाट स्थापित किया गया था। ये किसकी विशेषता है, ये सोन नदी घाटी की परियोजना की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार नदी घाटी परियोजना गंडक। गंडक पर कौन कौन सी परियोजना है, तो गंडक पर किस प्रकार की परियोजना बनाई गई थी बिहार में। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका कार्य आरंभ कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इसे 2 नहर बनाया गया है, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर निकाला गया है। 15 मेगावाट क्षमता वाला जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किया गया है। आप इसको याद रखेंगे कि गंडक नदी परियोजना है, उसमें भारत सरकार और नेपाल सरकार की जो भारत और नेपाल की ये संयुक्त परियोजना है। इसमें भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद इस पर एक परियोजना का तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार नदी घाटी परियोजना कोसी के बारे में आपसे बताया जा रहा है। कोसी पर कौन कौन सी परियोजना है, यह भारत और नेपाल, ये भी क्या है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह योजना 1954 में लागू हुई थी। इसमें भी 2 नहर है, एक पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर निकाला गया है। इस परियोजना के तहत हनुमान सागर बांध का निर्माण किया गया है। पूछेगा आपसे कि हनुमान सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा कोसी नदी पर। याद रखेंगे कि हनुमान सागर बांध का संबंध हो जाएगा कोसी नदी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में प्रमुख जलप्रपात है। बिहार में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से है, ये कुछ प्रमुख जलप्रपात है, उसकी जानकारी होना चाहिए। जैसे ककोला जलप्रपात, ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ये कहाँ है, नवादा में है। ककोला जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, नवादा हो जाएगा। दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास में है और ये बिहार के सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। कौन सा, दुर्गावती जलप्रपात। कर्मनासा जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, ये बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ, सासाराम यानी कि रोहतास हो जाएगा। मजहर कुंड जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, सासाराम यानी कि रोहतास हो जाएगा। तिलहर कुंड जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, तिलहर कुंड कहाँ हो जाएगा, तो ये कैमूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार की नहरें। बिहार में कौन कौन सी नहर प्रमुख है, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है, त्रिवेणी नहर हो जाएगा गंडक नदी। तिरहुत नहर, ये भी किससे हो जाएगी, गंडक नदी। पूर्वी कोसी नहर, सिंपल सी बात है, कोसी नदी पर ही होगी क्योंकि कोसी नाम है। पश्चिमी कोसी नहर है, इसे भी कोसी नदी से ही निकलती है। राजपुर नहर, ये भी राजपुर नहर भी कोसी नदी से निकलती हैं। पूर्वी सोन नहर, ये सोन नदी से निकलती हैं। पश्चिमी सोन नहर, ये भी किससे निकलती हैं, तो ये सोन नहर से ही निकलती है। तो ये बिहार की क्या है, प्रमुख नहर है, जिससे क्या होती है, तो प्रमुख सिंचाई ये नहर है। इससे मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना और बाढ़ नियंत्रण को भी ये कार्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार की प्रमुख झील। बिहार में कौन कौन सी झील है उसके बारे में बताया जा रहा है। जो बिहार की प्रमुख झील है, कांवर झील है, कहाँ है, ये बेगूसराय में हो जाएगी। गोगाबिल झील कहाँ हो जाएगा, कटिहार। कुशेश्वर झील कहाँ है, ये दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, ये राजगीर में है। अनुपम झील कहाँ है, कैमूर में है। अनुपम झील एक बार बीपीएससी पूछा हुआ है, 65 बीपीएससी अनुपम झील के बारे में। सिमरी झील कहाँ है, सिमरी झील कहाँ है, सहरसा में है। जगतपुर झील कहाँ है, ये कहाँ है, भागलपुर में है। मोती झील कहाँ है, ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ता है। सरैया मन झील कहाँ है, ये बेतिया में है, पश्चिम चंपारण में पड़ता है सरैया मन झील। पिपरा मन झील कहाँ है, ये भी मोतिहारी में है, ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है। इस प्रकार से बिहार की जो प्रमुख झील थी। चलिए नेक्स्ट है बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी के बारे में है, मिट्टी के अध्ययन, इसकी मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ 90% जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। उत्तर बिहार की मिट्टी पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी है जो उत्तर बिहार में पाई जाती हैं। वही दक्षिण बिहार में है जो टॉल मिट्टी, कगाड़ी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का विकास है जो बिहार के दक्षिण क्षेत्र में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य।
बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 अन्य जीव अभयारण्य है, यानी कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य है। वाल्मीकि टाइगर उद्यान पश्चिम चंपारण में है, यह बिहार का एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। दूसरा क्या कह रहा है कि भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये मुंगेर में है। गौतम बुद्ध पक्षी पक्षी होना चाहिए, पक्षी बिहार कहाँ हो जाएंगे, ये गौतम बुद्ध वाले कहाँ हो जाएंगे, तो ये गया में हो जाएंगे। कांवर झील जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ है, ये बेगूसराय में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है जो कैमूर और रोहतास दोनों जिला में हो जाएगा, याद रखेंगे, सिर्फ रोहतास नहीं, यहाँ पर कैमूर और रोहतास दोनों होना चाहिए, कैमूर और रोहतास दोनों। नागी पक्षी विहार हो जाएगा कहाँ, ये हो जाएगा जमुई। नकदी डैम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, ये जमुई में हो जाएगा। इस प्रकार से बिहार में 12 वन्य जीव अभयारण्य है, जिसमें से 12 जीव वन्य अभयारण्य है और एक को राष्ट्रीय स्तर का उद्यान घोषित किया गया, यानी कि टोटल 13 वन्य जीव अभयारण्य हो जाएंगे, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर का है और 12 है जो वन्य जीव अभयारण्य जिसको अभी मान्यता नहीं राष्ट्रीय स्तर का प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में वन्य जीव अभयारण्य क्या क्या है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये भागलपुर में है। पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, नालंदा में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये हो जाएंगे पश्चिम चंपारण में। कुशेश्वर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये हो जाएगा दरभंगा। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा वैशाली में हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, क्योंकि 21 में ही डेटा जारी किया गया था और उसके बाद से अभी डेटा जारी नहीं हुआ है, तो इसके अनुसार पर बिहार में जो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 23 में जारी हुआ था, 23 वाला नवीनतम डेटा इसमें नहीं है, तो 23 वाला ही डेटा पढ़ना चाहिए, 21 वाला है तो 21 वाला को हम स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार जिले में वनावरण, बिहार जिले में कितने कितने वनावरण है, इसमें मोटा मोटी तौर पर देखते हैं कि बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। यहाँ पर 1051 वर्ग किलोमीटर में जो विस्तार है इसका वनावरण का। दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण है 903 वर्ग किलोमीटर में। तीसरे स्थान पर रोहतास हो जाएगा 669 वर्ग किलोमीटर में जो वनावरण विस्तार है। तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास। बिहार के सबसे कम वनावरण वाले क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, शेखपुरा सबसे कम है, उसके बाद अरवल, उसके बाद जहानाबाद, ये सबसे कम वाले क्षेत्रफल में हो जाएंगे। सबसे कम हो जाएगा शेखपुरा, दूसरे स्थान पर अरवल, तीसरे स्थान पर जहानाबाद, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार जिले में प्रमुख वनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा कहाँ है, कैमूर में सबसे ज्यादा प्रतिशत के अनुसार है 31.56%, यानी कि टोटल कैमूर के क्षेत्रफल का 31% में वन हमें देखने को मिलता है। दूसरे स्थान पर प्रतिशत के अनुसार हो जाएगा जमुई, लगभग 21% है। नवादा 20% है। वहीं सबसे कम हो जाएगा वनावरण में प्रतिशत के अनुसार सबसे कम हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा में मात्र टोटल क्षेत्रफल के 0.17% ही यहाँ पर वन पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर बक्सर है 0.35% हो जाएंगे। तीसरे स्थान पर सिवान है जो 0.35% ये भी हो जाएंगे। ठीक क्या हो जाएगा, प्रतिशत के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल, बिहार में वनों का प्रतिशत क्षेत्र कितना है, यहाँ पर 21 का डाटा दिया हुआ है, 21 का डाटा हम नहीं देखेंगे, चलिए इसको स्किप करते हैं, ये थोड़ा पुराना लगा दिया गया है। यहाँ पर 21 का नहीं 23 का डाटा होना चाहिए, क्योंकि 23 में रिपोर्ट जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार वन एवं अन्य तथ्य। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह गेंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। जो संजय गांधी जैविक उद्यान है कहाँ है, ये पटना में है और यहाँ पर गेंडा प्रजनन के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। राजगीर में क्या की गई है, जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना स्थित डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की गई है। बाघ गणना 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है, ये हो जाएगी 54। बिहार जो में बाघ की संख्या कितनी है, तो ये बाघ की संख्या है 54 है। बिहार में आपदा प्रबंधन के बारे में क्या बताया गया है। बिहार एक मैदानी राज्य है, यह मुख्य रूप से आपदा बाढ़ यहाँ पर आती है। बिहार में 38 जिले में 28 जिले बाढ़ प्रभावित है, जिसमें से 28 जिले में 15 जिला है अत्यधिक प्रभावित होते हैं और 13 जिला है थोड़ा कम प्रभावित होते हैं। बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना है। यहाँ पर अत्यधिक कारण क्या है, वर्षा ही अत्यधिक मात्रा अधिक कारण है जो बाढ़ का प्रभावित का वर्षा है। उत्तरी भारत नदियां में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह हो जाती हैं। जल प्रबंधन का अभाव होना तथा तटबंधन का टूटना बिहार में आपदा के प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार क्या एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहां 96% भूभाग मैदानी है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आधारित है।
बिहार में कुल भूभाग में कृषि क्षेत्रफल, शुद्ध बुआई क्षेत्रफल कितना है? 54% है। कुल आकृष्ट क्षेत्रफल कितनी है? ये 45% ये क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की जो कुल भूभाग में कृषि सघनता, सकल फसल क्षेत्र 72 लाख हेक्टेयर, यानी कि इतना क्षेत्र में बुआई होती है। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितनी है? 50 लाख हेक्टेयर, यानी कि बिहार में 72,97,000 जो हेक्टेयर है वो कृषि योग्य है, लेकिन बुआई कितना पर होता है? मात्र 50 लाख हेक्टेयर पर क्या है? बुआई होता है। वहीं सकल सिंचित क्षेत्र कितनी है? 54 लाख हेक्टेयर है जो सकल सिंचित क्षेत्र है। फसल सघनता कितनी है? तो 144% है। 144% फसल सघनता है, यानी कि 1.5% के आसपास में देखिएगा तो फसल सघनता है, यानी कि अगर 3 गो फसल लगाया जाता है तो 1.5 गो फसल ही पूर्ण रूप से तैयार होकर के किसान के घर तक पहुंचता है। 1.5 गो फसल क्या है? आपदा के कारण वो बर्बाद हो जाती है। फसल सघनता का सिंपल से यही अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था, फसल उत्पादन। बिहार में सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली चावल है। बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? तो चावल का होता है। दूसरे स्थान पर क्या है? गेहूं है। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार क्या है? रबी में कौन कौन से फसल आते हैं? गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ, ये सब क्या है? रबी फसल है। खरीफ फसल में क्या आता है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये क्या है? ये खरीफ फसल का उदाहरण है। जायद फसल में क्या आता है? इसमें मक्का आता है, तरबूज, कांगर, मूंग, लोबिया, ये सब क्या आता है? जायद फसल है। उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख फल कौन सा है? ये फल केला, आम, अमरूद, लीची, ये सब क्या हो जाएगी? ये प्रमुख उत्पादन बिहार की फल है। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन कहाँ होता है? तो ये मुजफ्फरपुर में होता है। सर्वाधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? ये किशनगंज में होता है। किशनगंज है जो चाय के उत्पादन के लिए, ये जो क्षेत्र है अनुकूल है चाय के उत्पादन के लिए, इसी के लिए चाय सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। बिहार का प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र है जो पटना में स्थित है। ये बाढ़ पटना के बाढ़ में स्थित है, इसीलिए इसी के नाम पर पड़ा है बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र। बरौनी ताप विद्युत परियोजना कहाँ हो जाएंगे? तो बरौनी कहाँ है? ये बेगूसराय में है। और यहीं पर जो परियोजना है ताप विद्युत परियोजना कहाँ हो जाएंगे? ये बेगूसराय में हो जाएंगे। नेक्स्ट है कौन सा? बक्सर ताप विद्युत केंद्र। तो बक्सर जो ताप विद्युत केंद्र है ये नाम पर ही स्थापित है, तो ये कहाँ हो जाएगा? चौसा में, ये बक्सर में हो जाएगा। नेक्स्ट है कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये कहाँ हो जाएगा? कांटी विद्युत उत्पादन जो निगम लिमिटेड है ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर के कांटी में ये स्थित है। नेक्स्ट है कलवारी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? ये बांका में है। कलवारी अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट ये कहाँ है? ये बांका में स्थित है। ये कहाँ हो जाएंगे? बांका में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट है नवीनगर ताप विद्युत परियोजना। ये कहाँ है? औरंगाबाद में। नवीनगर कहाँ पर जाता है? ये औरंगाबाद में स्थित है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार की जल विद्युत परियोजनाएं। जल विद्युत यानी कि जल से जो निर्माण की जाती है विद्युत, उसके बारे में बताया जा रहा है। ये कहाँ हो जाएंगे? बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है। 13 जल विद्युत परियोजनाएं क्या है? बिहार में शामिल है, जिसमें 54.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यानी टोटल 13 जल विद्युत परियोजना में 54.3 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पूर्वी गंडक नदी, पूर्वी गंडक नहर से कहाँ है? ये पश्चिम चंपारण में है। सोन पश्चिम नहर ये कहाँ है? रोहतास में है। सोन पूर्वी नहर ये कहाँ है? औरंगाबाद में। ये सब क्या क्षेत्र है? जल विद्युत परियोजना यहाँ पर लागू है, चल रहा है। कोसी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये सुपौल में है। अगुनूर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये अरवल में है। दोलबाग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये रोहतास में है। नारसीगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये रोहतास में है। त्रिवेणी नहर कहाँ है? ये पश्चिम चंपारण में है। साबर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये रोहतास में है। बेलसर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये अरवल में है। अरवल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरवल में है। सिरघंडी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये रोहतास में है। जयनगरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये रोहतास में है। जयनगरा कहाँ हो जाएगा? ये रोहतास में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रमुख जो जल विद्युत परियोजना है जो इस प्रकार से था, जो कहाँ कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन सी है? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? बरौनी में है, जो केंद्र सरकार इसको नियंत्रित करती है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी कहाँ है? ये बरौनी में है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये कहाँ है? मकपा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? ये मधेपुरा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ हो जाएगा? मधेपुरा में। रेल पहिया कारखाना कहाँ हो जाएंगे? ये बेला हो जाएगा सारण में। बेला कहाँ हो जाएगी? सारण। बेला हो जाएगा सारण में हो जाएगा। ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ है? ये मढ़ौरा में हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखिए 51 में क्या कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा नियंत्रित उपक्रम कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसा उपक्रम है जो बिहार सरकार नियंत्रित करती है। उपरोक्त उपक्रम देखे थे आप, वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती थी, वो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती थी। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड ये कहाँ है, फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कहाँ है, पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कहाँ है, पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहाँ है, ये पटना में है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क ये कहाँ हो जाएगा, भागलपुर में है, भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये कहाँ है, पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये कहाँ हो जाएंगे, पटना में है। ये सब किसके नियंत्रण में है, ये सब बिहार सरकार के नियंत्रण में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र। चमड़ा उद्योग कहाँ है, तो पटना मुजफ्फरपुर में चमड़ा उद्योग है। चीनी उद्योग कहाँ है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण होना चाहिए, सारण। कागज समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा में क्या है, कागज उद्योग का विकास है। रेशम उद्योग कहाँ हो जाएगा, तो भागलपुर में हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा कहाँ, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा गया, पटना, सिवान, भागलपुर। गया पटना, सिवान, भागलपुर में सूती वस्त्र उद्योग है। सीमेंट उद्योग कहाँ है, ये रोहतास में है। नेक्स्ट है उर्वरक उद्योग कहाँ हो जाएगा, बरौनी, बेगूसराय में है। प्लाईवुड कहाँ हो जाएंगे, हाजीपुर, पूर्णिया, पटना में प्लाईवुड का विकास किया गया है, प्लाईवुड उद्योग है वो। कालीन का कहाँ है, तो ओबरा, औरंगाबाद में इसका विकास किया गया है। तेल शोधन हो जाएगा बरौनी, बेगूसराय में। औषधि कहाँ हो जाएगा, औषधि उद्योग कहाँ हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, पटना में औषधि उद्योग का विकास किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार में सड़क परिवहन, 53 नंबर है। सड़क की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या की लंबाई वाला सबसे ज्यादा जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा एनएच किस जिला में हो जाएंगे, तो पटना में हो जाएगा, 506 किलोमीटर एनएच है, वहां है, पटना में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है, शिवहर है, मात्र 22 किलोमीटर। शिवहर के सीधे सीधे पार कर जाती है, 22 किलोमीटर, यही एक मात्र एनएच है जो शिवहर में है। जो सबसे कम लंबाई कहाँ एनएच हो जाती है, शिवहर में, मात्र 22 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या, ये अब चेंज हो गया है डेटा, अब इसको ध्यान नहीं रखेंगे, डेटा नया हो जाएगा, नया आप इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार याद रखेंगे, जिसका डाटा है 6389, यानी कि 6389 किलोमीटर जो एनएच है बिहार में है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कितने टोटल लंबाई है, 6389 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में रेल परिवहन। बिहार में प्रथम रेल निर्माण है जो 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में जो प्रथम रेल मार्ग का विकास कब हुआ था, ये हुआ था 1862 में। रेल परिवहन में बिहार का कैवा स्थान है, रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है। बिहार में चार रेल मंडल है। रेल मंडल कौन कौन सा है, सोन मंडल है जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है। दानापुर मंडल है, ये भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है। समस्तीपुर मंडल है जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। और कटिहार मंडल है जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो चार रेल मंडल है, जिसमें 3 रेल मंडल है जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है, और चौथा जो कटिहार रेलवे मंडल है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आता है। बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्वी मध्य रेल हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का जो जोन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हाजीपुर में है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। बिहार में जो पटना में जो चल रही है मेट्रो, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 2019 में किया गया था। अभी एक फेज का उद्घाटन कर दिया गया है, दूसरे फेज अभी उद्घाटन होना बाकी है। चलिए नेक्स्ट देखिए 55 में, बिहार में जल परिवहन। बिहार में जल परिवहन के बारे में देखना है। गंगा नदी इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, और जिसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या है, जिसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसकी कुल संख्या कितनी है, 1620 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग का बृहद भाग बिहार से बक्सर से भागलपुर गुजरता है। पटना में महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोर्ट संस्थान की स्थापना की गई है। अभी हाल ही में बजट में आप देखे होगा 2026-27 का जो बजट आया है, केंद्रीय बजट, उसमें कहा गया कि पटना में क्या है, एक हवाई जो जहाज होंगे, जो जहाज मरम्मत केंद्र का स्थापना कहाँ, पटना में किया जाएगा। इनकी NH1 पर अगर कोई जहाज बिगड़ जाती है, NH1 कहने का मतलब नेशनल वाटरवे जो 1 है, उस पर अगर कोई जहाज बिगड़ जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए एक सेंटर है जो पटना में स्थापित करने की बात कही गई थी। बिहार में 2 लघु जलमार्ग है, बर्री घाट से महादेवपुर तक और मोकामा से बरौनी तक। ये क्या है, बिहार में जलमार्ग की व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट है बिहार में वायु परिवहन। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1960 में हुई थी। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत है जो 1960 में हुआ था। बिहार में स्थित हवाई अड्डे, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, पटना हो जाएगा। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, गया।
दरभंगा जो हवाई अड्डा कहाँ हो जाएंगे, दरभंगा। जोगबनी हवाई अड्डा कहाँ हो जाएंगे, जोगबनी अररिया में हो जाएंगे। रक्सौल हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, रक्सौल पूर्वी चंपारण। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा कहाँ हो जाएंगे, मुजफ्फरपुर में है। चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ है, ये मुजफ्फरपुर में हो जाएंगे। चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ हो जाएंगे, ये मुजफ्फरपुर में हो जाएंगे। नेक्स्ट है 57, बिहार में पर्यटन। बिहार में पर्यटन के दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है। बिहार में पर्यटन का लोगो क्या है, विश्वासफुल बिहार। अगर पूछा जाएगा कि पर्यटन का जो टैगलाइन है वो क्या है, विश्वासफुल बिहार। विश्वासफुल बिहार है जो बिहार में पर्यटन का टैगलाइन है। बिहार में पर्यटन के प्रमुख सर्किट एवं संस्थान क्या है, बौद्ध सर्किट है जो गया में है, सूफी सर्किट है, जैन सर्किट है, इको सर्किट है, रामायण सर्किट है, सिख सर्किट है। ये सब क्या है, सर्किट है, बिहार में पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में पर्यटन एवं बौद्ध सर्किट। बिहार में बौद्ध सर्किट के बारे में बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के सभी महत्वपूर्ण महत्व वाले पवित्र स्थल इसमें स्थान दिए गए हैं। जैसे महाबोधि मंदिर गया में है, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में है, बुद्ध अवशेष स्तूप ये कहाँ है, वैशाली में है। सजाता गढ़ स्तूप कहाँ हो जाएंगे, ये गया में है। अशोक स्तूप कहाँ है, ये वैशाली में है। ये बौद्ध जो बौद्ध सर्किट है उसके बारे में बताया गया है। जो जैन सर्किट है उसमें क्या है, जैन धर्म के सभी महत्व वाले पवित्र स्थल इसमें स्थान दिए गए हैं। बिहार में 12 तीर्थंकर, जो 12वें तीर्थंकर थे वसु पूज्य, वसु पूज्य का जन्म है कहाँ हुआ था, ये भागलपुर में हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, भैंसा था इनका प्रतीक चिन्ह। ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थल है। कहाँ, जैन मंदिर पावापुरी कहाँ हो जाएंगे, नालंदा में घूमने वाली स्थान है जैन से संबंधित। जैन मंदिर कुंड ग्राम ये कहाँ हो जाएंगे, वैशाली में है। जैन मंदिर कुंडलपुर ये कहाँ हो जाएंगे, नालंदा में हो जाएंगे। जैन मंदिर लाछीहर ये कहाँ हो जाएंगे, जमुई में है। ये जैन सर्किट के अंतर्गत स्थापित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार में पर्यटन। रामायण सर्किट के अंतर्गत क्या क्या है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं स्थल मौजूद है। जैसे सीता कुंड, भैया सीता कुंड सीतामढ़ी में नहीं है, सीता कुंड कहाँ हो जाएगा, सीता कुंड हो जाएगा मुंगेर में। सीता कुंड हो जाएगा मुंगेर में, सीता कुंड हो जाएगा मुंगेर में। अहिल्या स्थान दरभंगा। रामशिला हो जाएंगे कहाँ, गया। वाल्मीकि नगर कहाँ हो जाएंगे, पश्चिम चंपारण। प्रेतशिला कहाँ हो जाएंगे, गया। सीतामढ़ी में क्या है, तो जानकी मंदिर है, जानकी मंदिर हो जाएगा सीतामढ़ी में। सीता कुंड पूछ दिया है आपसे तो सीता कुंड हो जाएगा कहाँ, ये हो जाएगा मुंगेर में हो जाएगा। लेकिन राम जानकी मंदिर पूछे जाएगा, जानकी मंदिर कहाँ हो जाएगा, तब सीतामढ़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में पर्यटन सिख सर्किट। सिख सर्किट के बारे में पूछा जा रहा है। आप जानते हैं सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। इसलिए ये सिख सर्किट है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सिख धर्म के जो लोग मानने वाले हैं उनके लिए। बिहार में सिख जो धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भूमि रहा है। अन्य प्रमुख स्थल क्या है, श्री तख्त हरि मंदिर जी पटना शाही में है। गुरुद्वारा गुरु का बाग कहाँ है, पटना में है। गुरुद्वारा हंडी साहिब कहाँ है, पटना में है। कंगन घाट कहाँ है, पटना में है। प्रकाश कुंज कहाँ है, पटना में है। गुरुद्वारा बाल लीला कहाँ है, पटना में स्थित है। इस प्रकार से जो सिख सर्किट है पटना में विकास है। बिहार में पर्यटन इको सर्किट। इको सर्किट के बारे में बताया जा रहा है। बिहार की प्राकृतिक छटा जैविक विविधता एवं पहाड़ झरने हरियाली को मनमोहन दृश्य से भरपूर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये पश्चिम चंपारण में है। बराबर गुफाएं कहाँ है, ये जहानाबाद में है। भीमबद्ध गुफाएं कहाँ है, ये मुंगेर में हो जाएगा। घोड़ा कटोरा कहाँ हो जाएगा, ये राजगीर में है। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में है। ककोलत झरना कहाँ है, नवादा में है। क्या है, इको सर्किट के तहत इसको स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार का स्थल, यानी कि जो यूनेस्को है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरासत को संरक्षण करती है, उसमें बिहार का कौन कौन सा साइट है जो शामिल है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में बिहार के 2 स्थल को चिन्हित किया गया है। महाबोधि मंदिर कम्प्लेक्स बोध गया को 2002 में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध यहीं से हुई थी। बोध गया से ही महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल नालंदा 2016 में इसको मान्यता मिला है। जो नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल है नालंदा, जो नालंदा विश्वविद्यालय जिसे जानते हैं कब शामिल हुआ था, 2016 में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को साइट में। नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। यह विश्व का प्रथम बड़ा क्या है, विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य की विधानसभा। विधानसभा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। विधानसभा, विधानसभा का वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना 170 में विधानसभा की चर्चा की गई है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार के प्रांतीय विधान परिषद में पहली बैठक हुई थी। पूछा जाएगा कि जो विधान सभा है वर्तमान में, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 7 फरवरी 1921 को हुई थी।
अगला स्टेटमेंट क्या है, महत्वपूर्ण है ये। बिहार विधानसभा सीटों में कितनी संख्या है, बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 243 है। बिहार विधानसभा 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित सीट है। ये विधानसभा सीट की ये बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए बिहार विधान परिषद के बारे में। यह राज्य की विधायिका का द्वितीय सदन है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, एक अस्थायी सदन होती है। अस्थायी सदन नहीं होती भैया, अस्थायी सदन होती है। क्या होती है, अस्थायी सदन होती है। जो विधान परिषद है वो भंग नहीं किया जा सकता है, ये क्या होती है, अस्थायी सदन होती है। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। यानी कि विधान सभा का आपका पूछा जाएगा कि पहली बैठक कब हुई थी, 1921 में। और विधान परिषद की पूछा जाएगा कि पहली बैठक कब हुई थी, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1913 में हुई थी। इसी के आधार पर 2013 में जो पटना में विधान परिषद के लिए शताब्दी वर्ष यानी कि 100 साल पूरा हुआ था, उसके समारोह मनाया गया था। कहाँ, पटना में मनाया गया था। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या विधान परिषद में 75 है। विधान परिषद की संरचना का वर्णन कहाँ किया गया है, तो संरचना का वर्णन किया गया है 171 में। संरचना का अर्थ होता है कि कितने सदस्य किस क्षेत्र से चुने कर आएंगे। जैसे राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, 1/3 सदस्य है यानी टोटल विधान परिषद के 1/6 राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। 1/3 सदस्य विधान सभा के द्वारा चुनाव के माध्यम से भेजा जाएगा। 1/3 सदस्य है जो स्थानीय स्वशासन के माध्यम से भेजा जाएगा। 1/12 सदस्य है जो विद्यार्थी के द्वारा चुनकर भेजा जाएगा। 1/12 सदस्य है जो शिक्षक जगत है उसके द्वारा चुनकर के भेजा जाएगा। इसी को बोला जाता है संरचना की, किस किस क्षेत्र से कितनी सदस्य चुनकर आएंगे। वही विधान परिषद की जो चर्चा है वो आर्टिकल 169 में इसकी चर्चा की गई। 169 में 169 में इसकी चर्चा की गई है। विधान परिषद की चर्चा हो जाएगा 169 में और विधानसभा की संरचना की चर्चा हो जाएगी 171 में। दोनों में अंतर यही है। चलिए नेक्स्ट देखिए बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं। पृथक बिहार प्रांत का गठन की घोषणा 1911 में हुआ था। 1912 में इसे पृथक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुई थी, 1937 में हुई थी। 1935 का अधिनियम आया था, उसके आधार पर 1937 में पूरे देश में चुनाव हुआ था, इसी में बिहार में भी चुनाव हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के 30 सीट पर व्यवस्था की गई थी। कब, 1937 में। 98 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 20 सीट पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में ईस्वी में हुआ था, जिसमें बिहार विधानसभा में 330 सीटों पर चुनाव हुए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं उसकी कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए बिहार शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। ये किस पार्टी से थे, ये इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद यूनुस किस पार्टी के थे, तो इंडिपेंडेंट पार्टी के हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, ये भोला पासवान शास्त्री है। ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, ये महामाया प्रसाद सिन्हा थे। पहला बार पूछा जाएगा कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये महामाया प्रसाद सिन्हा ही हो जाएंगे जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये अब्दुल गफूर थे। बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती राबड़ी देवी है जो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। बिहार में सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री किनका हो जाएगा, सबसे अधिक कार्यकाल किनका हो जाएगा, तो नीतीश कुमार का हो जाएगा। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो सम्राट चौधरी है जो वर्तमान मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार ने अब इस्तीफा दे दिए है। नवीनतम आंकड़ा के अनुसार देखिएगा तो ये पुराना वाला डेटा इसमें है। तो अब क्या मुख्यमंत्री हो जाएंगे, अब हो जाएंगे सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए बिहार पंचायती व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन के बारे में बिहार में क्या व्यवस्था की गई है, इस बारे में देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया गया था। पंचायती व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायत राज में 3 स्तर इनकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तीसरा स्तर है जिला परिषद होंगे। महिलाओं के लिए सभी स्तर पर यानी कि ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में और जिला परिषद पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है और यह आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य था बिहार। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 में कार्य हुई थी और इसी को और सशक्त बनाने के लिए 2006 में क्या कानून बना दिया गया था। यानी कि पूछा जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप जो त्रिसदस्यीय व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 2001 में। और 2001 में जो लागू किया गया था और इसको और कानूनी रूप से और मजबूत बनाने के लिए 2006 में क्या है बिहार सरकार कानून बना दिया।
समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट है कि पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों पर, पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों और पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है और राज्य निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में इसकी चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बिहार नगरीय प्रशासन। बिहार का नगरीय प्रशासन यानी कि जो नगर में नगर पालिका शासन कर रही है उसके बारे में। बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या कितनी है? पूरा नगर निकाय की हो जाएगी 261 नगर निकाय है, जिसमें नगर निगम कितनी है? 19। जो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी होती है उसे नगर निगम कहते हैं, उसके बाद नगर परिषद, उसके बाद नगर पंचायत होती है। तो नगर निगम कितनी हो जाएगी? 19। नगर परिषद कितनी हो जाएगी? 88। और नगर पंचायत कितनी है? 154 है जो नगर पंचायत है। 74वें संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 लागू किया गया, यानी कि पंचायत के लिए हो जाएगा 2006 और नगर पालिका के लिए हो जाएगा 2007। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्ष के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। बिहार में न्यायपालिका। बिहार में न्यायपालिका राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायपालिका पटना का तथा शीर्ष पर है और पटना उच्च न्यायालय का गठन है भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनार्डेस चैमियार, हो जाएगा कैमियार नहीं, वो चैमियार थे। उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। बिहार में न्यायिक व्यवस्था के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? राज्य में जो सबसे बड़े जो सिविलियन होते हैं, यानी कि जो सिविल सेवा के जो सबसे बड़े होते हैं उसे मुख्य सचिव कहा जाता है। प्रमंडल आयुक्त को कमिश्नर कहा जाता है, आयुक्त कहा जाता है। प्रमंडल में जो सबसे बड़े होते हैं, जिला में जिला पदाधिकारी जिसे डीएम कहा जाता है। अनुमंडल में हो जाएंगे अनुमंडल अधिकारी कहा जाएगा। प्रखंड में जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे उसे बीडीओ कहा जाएगा, प्रखंड विकास अधिकारी कहा जाएगा। ये प्रशासनिक व्यवस्था बिहार की है। चलिए नेक्स्ट है बिहार कला एवं संस्कृति। स्थापत्य कला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद स्तंभ, स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के क्या है? प्रमुख हो जाएंगे। पटना के कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं, बात क्या है? सही है। बिहार में स्तंभ लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अरेराज, रामपुरवा से अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। ये बिहार के स्थापत्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया गया था। वर्ष बिहार में 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा नवीन यूरोपीय शैली में करवाया गया था। सॉरी, ये दूसरा है। पटना का राजभवन, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण यूरोपीय शैली में करवाया गया। बिहार में 1617 ईस्वी में शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। वहीं पटना का राजभवन, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण है जो किस शैली में है? यूरोपीय शैली में है। आप ध्यान रखेंगे कि पटना का राजभवन, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण किस शैली में है? ये यूरोपीय शैली में इसका निर्माण करवाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है बिहार कला एवं चित्रकला। बिहार की कला एवं चित्रकला। बिहार की कला एवं चित्रकला में क्या है? स्थिर रहो भाई। जाएंगे पटना कलम। पटना कलम मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थापत्य कला शैली सम्मिश्रण में एक नवीन चित्रकला का विकास हुआ है जिसे पटना कलम कहते हैं। पटना कलम नाम दिया गया है। मधुबनी चित्रकला। मिथिला क्षेत्र में महिलाओं द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया है। इसके प्रमुख रूप से भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार पर बनाया गया, दीवार के भीतर जो बनाया गया चित्र होता है उसे भित्ति चित्र कहा जाता है। मंजूषा चित्रकला है, बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोकल कला है जिसमें गोथा और चित्रों द्वारा, जिसमें लोक गाथा और चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे मंजूषा चित्रकला कहा जाता है। ये किस क्षेत्र में हो जाएगा? इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मंजूषा चित्रकला हो जाएंगे, ये हो जाएगा भागलपुर जो अंग प्रदेश है उस क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। थंका चित्रकला गौतम बुद्ध के जीवन और उसकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला है। यह तिब्बती भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सकता है। थंका चित्रकला है, ये किसके जीवन से संबंधित है? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। जादोपतिया चित्रकला है, ये संथाल जनजाति क्षेत्र में रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं को आधारित चित्रकला है। जादोपतिया किसके लिए है? ये संथाल जनजाति के द्वारा जो चित्र का उपयोग किया जाता है उसे जादोपतिया चित्रकला कहते हैं। अगला है बिहार कला एवं सांस्कृतिक संगीत कला। संगीत कला में क्या है? चैत माह में गाए जाने वाला क्या है? एक लोकगीत है चैता। फाग क्या है? इसी को फागुन में जो गाया जाता है फाग, वो होली के अवसर पर गाया जाता है।
कजरी क्या है? सावन में गाया जाने वाला एक लोक गीत है जिसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है कजरी, कजरी कहा जाता है। सोहर क्या है? बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला एक गीत है जिसे सोहर कहा जाता है। लगनी क्या है? विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाने वाली जो लोक गीत है इसे लगनी कहा जाता है। नचारी क्या है? भगवान शिव के पूजा में गाया जाता है, इसे नचारी कहा जाता है। बटोहिया क्या है? देशभक्ति से भरा एक गीत है बिहार की, बटोहिया है। चलिए नेक्स्ट है 74 नंबर, बिहार कला एवं संस्कृति, लोक नृत्य एवं लोक नाटक। लोक नाटक क्या है? तो जोगीरा, जोगीरा नृत्य क्या है? होली के अवसर पर गांव की टोली के द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? जोगीरा कहा जाता है। लौंडा नृत्य शुभ अवसर एवं त्योहार पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है, उसे लौंडा नृत्य कहा जाता है। करिए झूमर नृत्य, झूमर नृत्य क्या है? यह मिथिला क्षेत्र में, किस क्षेत्र में बाबू याद रखेंगे? मिथिला क्षेत्र में प्रचलित, मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गाती है और नृत्य करती हैं, क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे झूमर नृत्य हो जाएगा। सामा चकेवा क्या है? कार्तिक माह में लड़कियों महिलाओं द्वारा नाटक के रूप में किया जाने वाला ये भाई बहन से संबंधित नाटक है। ये छठ के बाद इसका आयोजन होता है और ये 10 दिन तक चलने वाला मैथिली क्षेत्र में सामा चकेवा है। और कार्तिक माह के जो पूर्णिमा होती है उसको ये लास्ट में भसा दिया जाता है। डोमकच क्या है? यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा की जाती है, ये इसीलिए डोमकच किया जाता है ताकि जो बाराती चल जाते हैं तो पुरुष लोग क्या है? बाराती में चल जाते हैं तो घर की रक्षा करने के लिए महिला है जो रात भर गाना बजाना करती है, उसे डोमकच कहा जाता है। झिझिया क्या है? तो लड़कियां महिलाओं द्वारा इसमें लड़की अपने सिर पर छिद्र वाली घड़ा रखती है तथा इसके अंदर दीप जला करके नृत्य करती है, क्या होती है? झिझिया होती है। ये गीत गाया जाता है ये दुर्गा पूजा के अवसर पर, उसी के आसपास में दुर्गा पूजा के आसपास में झिझिया का नृत्य किया जाता है। यह आप मैथिली क्षेत्र में इसे अधिक देखने को मिलता है, झिझिया गीत। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में मेले कौन कौन से लगते हैं? बिहार में हरियर क्षेत्र मेला है, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर के गंडक के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। कौन सा है? हरियर क्षेत्र मेला है। कार्तिक पूर्णिमा मेला, सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में मेला लगता है। इस दिन गंगा स्नान कर हरियर नाथ की पूजा की जाती है। पूछा जाता है कि हरियर नाथ की जो मंदिर है वो कहाँ है? ये हो जाएगा सोनपुर वाले क्षेत्र में हरियर नाथ की मंदिर है। वैशाली का मेला है, महावीर की जन्म स्थली चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वैशाली में किया जाता है। जानकी मेला है, ये सीतामढ़ी में सीता माता के जन्म स्थल पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है, ये कहाँ हो जाएगा? सीतामढ़ी हो जाएगा। सौराष्ट्र मेला, मधुबनी में शादी विवाह सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, इसे सौराष्ट्र मेला कहता है, जहाँ पर लड़का और लड़की का एक तरह से वहीं पर बैठे रहते हैं और वहीं पर शादी करा दिया जाता है। तो शादी के लिए जो मेला का आयोजन किया जाता है वो सौराष्ट्र मेला हो जाएंगे। ये कहाँ हो जाएंगे? ये मधुबनी में इसका आयोजन किया जाता है। मंदार मेला है, ये मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला आयोजन किया जाता है। मंदार पहाड़ी कहाँ है? तो ये बांका में है, इसका आयोजन मंदार पर्वत पर यानी कि बांका में मंदार मेला का इसका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख व्यक्ति। बिहार के प्रमुख व्यक्ति है कौन से हैं? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? बौद्ध गया में हुई है। निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महावीर स्वामी, इनका जन्म कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ है। यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री थे चाणक्य। इनका पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र है। ये संबंधित किससे है? शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में। अशोक है मौर्य वंश के महान शासक है, ये क्या हो जाएंगे? अशोक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है 77 और हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक है 77, जो बिहार विशेष विविध बताया गया है। विविध में क्या है कि सभी बात को इसमें रखी गई है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बात है। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? ये हम पढ़ चुके हैं, लिच्छवी जो वैशाली है विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य था। विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? ये नालंदा हो जाएंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। इसका निर्माण है जो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये नालंदा में स्थित है। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2016 में इसे यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। बिहार का प्रथम वैभवशाली नगर कौन था? तो ये कौन था? ये पाटलिपुत्रा है, सबसे वैभवशाली नगर था और इसकी जानकारी हमें इंडिका में भी दी गई है। जो मेघास्निच की पुस्तक है उसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्रा की भव्यता के बारे में बताया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो बिहार से ही अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो बिहार से अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? ये रामधारी सिंह दिनकर है। इनको प्रथम बिहार के व्यक्ति थे जो इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए? उर्वशी के लिए इनको मिला हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रामदयालु सिंह हो जाएंगे। बिहार के जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। घर का प्रथम हिंदी समाचार, यानी कि बिहार का घर नहीं है, बिहार का प्रथम हिंदी जो समाचार पत्र था वो बिहार बंधु था। ये बिहार बंधु है जो 1874 में निकाला गया था। ये बिहार का प्रथम जो समाचार पत्र था। वहीं पूछा जाएगा कि बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, यानी कि दैनिक प्रत्येक दिन निकलने वाला कौन सा हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? सर्वहितैषी है। सर्वहितैषी है जो 1872 में निकाला गया था। जबकि बिहार बंधु है ये क्या है? साप्ताहिक पत्रिका थी। लेकिन दैनिक पत्रिका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर्वहितैषी है जो दैनिक पत्रिका थी जो निकाला गया था 1872 से। बिहार के प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस है। जो बिहार के प्रथम हिंदी छापाखाना कौन सा हो जाएंगे? बिहार बंधु प्रेस हो जाएंगे। बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन सी है? तो बिहार की जो प्रथम नगर पालिका है कौन सी है? आरा नगर पालिका है जो बिहार की प्रथम नगर पालिका है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 3 फरवरी 1916 को, अभी हम जिक्र किए हैं। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह, तो लग रहा है रिपीटेड है क्वेश्चन, ये सब वही बात लिखा हुआ है। बिहार के प्रथम, यहाँ पर बिहार के प्रथम तेल शोधन कारखाना हो जाएंगे जो बरौनी रिफाइनरी है। बरौनी रिफाइनरी कहाँ हो जाएगा? ये बेगूसराय में हो जाएंगे। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी हो जाएगी? ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना अभी हम जिक्र कर रहे थे जिसका निर्माण है जो 1874 में किया गया था। कहाँ हो जाएगा? ये रोहतास में है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएंगे, ये कहाँ है? रोहतास में है। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल, ये पटना में है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ये पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कौन हो जाएगी? ये 1917 में की गई थी। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? तो बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? ये मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम कॉलेज कौन सा हो जाएगा? पटना कॉलेज होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा दोनों क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। गया जिला ऐसा जिला है जो बिहार का सबसे गर्म जिला भी है और बिहार का सबसे ठंडा जिला भी होता है। बिहार के सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो बिहार के सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये किशनगंज हो जाएंगे। बिहार के सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा औरंगाबाद हो जाएगा। बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। बिहार के सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। बिहार के सबसे छोटा जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। बिहार के सबसे नवीनतम जिला आपसे पूछा जाएगा तो सबसे नवीनतम जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये अरवल हो जाएगा। पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा जिला है जिसका अपना लोकसभा सीट नहीं है? तो अरवल जिला है जिसका अपना लोकसभा सीट नहीं है। सबसे नवीनतम जिला वही है। तो इस प्रकार से आज का ये जो हमारा सेशन है बिहार स्पेशल का वो आज यहीं तक रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।